नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोर्स आरसीसी। और आरसीसी का जो कोर्स होगा हमारा, वो आपको मिलने वाला है पूरा एक साथ में ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपको सॉल्व करना है, एमसीक्यू बेस्ड आपका कोई पेपर है उसको अगर आपको क्लियर करना है, चाहे कोई भी पेपर हो, उस पेपर को अगर आपको क्लियर करना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस कोर्स से पढ़ने से। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपका एमसीक्यू का पेपर है और उस पेपर में आप चाहते हैं कि मैं 100% अपना एफर्ट लगा पाऊँ और मैक्सिमम अपना जो चांसेस हैं कि मैं मैक्सिमम मार्क्स ले पाऊँ, तो वो इस कोर्स से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अमित सिंह भदौरिया, आज का हमारा नया कोर्स, और आपके साथ में स्टार्ट करते हैं नई क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और फिर जो हमारा कोर्स है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो कुछ बातें हैं, जैसे कि जो रेनफोर्समेंट की बात जब की जाएगी, कंक्रीट की बात की जाएगी, तो हमारे पास क्या था पहले, नॉर्मल कंक्रीट तो हमारे पास थी ही पहले से ही। तो हुआ ये कि आरसीसी का जो कंसेप्ट है, या आरसीसी का कंसेप्ट आया कहाँ से, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताऊं कि मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा। कम का मतलब ये है कि कम से कम चीज़ें पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ऐसा नहीं फालतू का आपको ज्ञान दे रहा हूं मैं आपका और एग्जाम में वो आना नहीं है। जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। आपने अगर मेरे अदर वीडियोज़ अगर आपने देखे तो आपको पता होगा, मैं पॉइंट की ही बात करूंगा, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूंगा। ठीक है, आरसीसी में क्या है बेसिकली, एक तो आपका कॉन्क्रीट है और स्टील है। अब हुआ ये कि जो कंक्रीट था, उस कंक्रीट की खुद की पहले से जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ क्या थी, वो बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो ले सकता था बहुत अच्छे से। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी उसकी वो बहुत कम थी, नेग्लिजिबल थी। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, उसमें एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। और रेनफोर्समेंट ग्रुप में हमने क्या प्रोवाइड किया, स्टील। स्टील ही क्यों प्रोवाइड किया, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखना। स्टील प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि इसका जो अल्फा होता है, थर्मल कोफिशिएंट एक्सपांशन जो होता है इसका, स्टील का एक्सपांशन और आपके कंक्रीट का एक्सपांशन टेम्परेचर के साथ में लगभग बराबर होता है। यानी कि एक कोफिशिएंट है इसका, वो इसका बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। कोफिशिएंट कौन सा है, वो है थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है, वो इसका लगभग बराबर होता है अल्फा। अब आपको क्या करना है कि आपको नीचे कमेंट करके बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थर्मल कोफिशिएंट होता है आपका, एक्सपांशन जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको नहीं पता है तो IS 456 जो कोड है, उस कोड में भी ये गिवन है कि कितनी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अल्फा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। ये एग्जाम में पूछा गया, देखो एग्जाम में पूछा गया है, और मैं वेट करूंगा कि आपने कमेंट किया है नहीं किया है। फिर क्या होगा कि मैं बाद में खुद कमेंट करके आपको बताऊंगा इसका रियल आंसर क्या है करेक्ट बाद में। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना, दो चीजें जो मैंने पढ़ाया उससे दो चीजें याद रखना कि कंक्रीट में स्टील क्यों ऐड की गई, क्योंकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करना था। स्टील ही क्यों यूज की गई, स्टील इसलिए यूज की गई क्योंकि उसका थर्मल कोफिशिएंट है वो लगभग क्या है, कंक्रीट के साथ बराबर था स्टील का। ठीक है, चलिए अब कुछ देखो काम की बात है। जो कंक्रीट है, सिंपल कंक्रीट, उस कंक्रीट में क्या क्या होता है। कंक्रीट में एक तो आपका सीमेंट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा और कोर्स एग्रीगेट होगा। ठीक है, और इनको मिक्स करने के लिए वाटर ऐड किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर, ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर ही एड मिक्सचर, यहाँ पर क्या करते हो, एड मिक्सचर को इंक्लूड करते हो। एड मिक्सचर हमेशा नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर आप एड मिक्सचर को मिक्स करते हो। अच्छा, अब एक यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जब आप फाइन एग्रीगेट की बात करते हो, कोर्स एग्रीगेट की बात करते हो, तो इनकी साइज वगैरह का एनालिसिस करते हो, तो ये इनकी जो साइज का एनालिसिस किया जाता है, यानी कि सीव जो एनालिसिस किया जाता है, तो सीव एनालिसिस में जो ओपनिंग होती है, मान लीजिए गांव के अगर लोग हैं यहाँ पे तो सब समझते होंगे कि आटा छानने के लिए क्या छलनी काम में ली जाती है, जिसमें छेद होते हैं ऐसे, ठीक है ना, गोल होती है जनरली छलनी, ठीक है ना। तो वो छलनी के जो छेद होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि इसकी छलनी होती है, इसको सीव कहा जाता है इंग्लिश में, टेक्निकल टर्म में। तो इसको छानने के लिए जो छेद बने होते हैं, छेद कैसे होते हैं, ध्यान रखना, वो स्क्वायर शेप को होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। सीव एनालिसिस जब किया जाता है, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का जब आइडिया लिया जाता है कि यार इनका साइज लगभग साइज कितना है, नॉर्मल जब आइडिया लेना होता है, जनरली आइडिया, तो उसके लिए सीव एनालिसिस करेंगे। जो सीव एनालिसिस किया जाएगा उसकी ओपनिंग जो होगी, ओपनिंग कैसी होती है, स्क्वायर शेप की होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछी जाती हैं, तो चार पांच बातें वो आपको सुननी है। क्या है कि जो सैंड है, जो सैंड हम यूज करने वाले हैं, जो आप जैसा मैंने बताया को फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट अलग अलग होंगे, तो उसमें जो सैंड यूज की जाएगी फाइन एग्रीगेट के रूप में, उनकी बात कर रहा हूं। तो इनके जोन कितने हैं, तो इसको चार जोन में बांटा गया। कितने जोन है इसके, 4 जोन्स हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो सैंड है उस सैंड के कितने जोन है ना। तो जोन कितने हैं इसके, तो टोटल 4 जोन है, कितने, 4 टाइप्स के जोन है। अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से जोन है तो ध्यान रखना, एक तो आपका कोर्स साइज जोन है, मीडियम है, फाइन है और वेरी फाइन, ये 4 इसके क्या है जोन बनाए गए अलग अलग। तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि कितने जोन है इसके। ये तो बात हुई जोन की, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड की तो कंफ्यूजन होता है दोनों को, इसलिए मैंने एक स्लाइड में रखा है दोनों चीजों को। क्या कंफ्यूजन होता है कि आपसे जोन पूछ लिया जाता है तब आप 4 आंसर कर सकते हो, लेकिन जब आप यहां इस टॉपिक पर आते हो तो आप देखते हो यार यहां पे है ना फाइनेंस मॉड्यूलस क्या दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है, ये कैटेगरी 3 है, तो ये जोन 4 है या 3 है, तो देखो जोन तो 4 है, ध्यान रखना जोन तो 4 है, लेकिन फाइनेंस मॉड्यूलस को अगर क्लासिफाई करोगे तो इसको 3 भाग से अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। और कोर्स वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फिलहाल सैंड की, मैं सिर्फ और सिर्फ सैंड की बात कर रहा हूं कि जो सैंड है ना उस सैंड में फाइनेंस मॉड्यूलस क्या है, 3 होते हैं। आप कह सकते हो FM1 फाइनेंस मॉड्यूलस 1, FM2 और फाइनेंस मॉड्यूलस 3, ये 3 होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब सुनना कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता था फाइन सैंड का, सैंड में भी फाइन सैंड होगी, उसकी वैल्यू होगी 2.2 से और 2.6 तक। फिर होगी मीडियम सैंड, इसकी जो वैल्यू है वो होने वाली है 2.6 से 2.9 तक। अच्छा, फिर बात करते हैं कोर्स सैंड की, कोर्स सैंड में ये वैल्यू होने वाली है 2.9 से 3.2 तक। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है यकीन मानिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है जेई लेवल के अलग अलग पेपर्स में। चाहे आप स्टेट लेवल की जेई की बात करो, एसएससी जेई की बात करो, या सेंट्रल लेवल में जो जेई के एग्जाम वगैरह होते हैं जैसे डीएमआरसी वगैरह दिल्ली में जो होता है, डीएफसीसीआईएल का जो पेपर होता है, इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपको याद रखना है फाइन के लिए कितना है, मीडियम के लिए कितना है, कोर्स के लिए कितना है। और याद रखने का तरीका देखो क्या होता है, ये 2.2 से स्टार्ट होगा, पहली बात तो ये, ठीक है, और 3.2 तक जाएगा, यानी कि ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, ये एक पॉइंट +1 बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, +1 बढ़ेगी। इसके बीच में एक पॉइंट आने वाला है, वो पॉइंट होगा 2.6, और एक पॉइंट और आता है वो होगा आपका 2.9। लो हो गया याद। यहां से यहां तक क्या होगा फाइन, यहां से यहां तक मीडियम, और भैया यहां से यहां तक क्या होगा, कोर्स होगा। ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब कुछ आगे आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक की बात करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सैंपल की बात करते हैं। अब यहां पे क्या है, कंफ्यूजन होता है कुछ, वो कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है, एक तो होता है सैंपल, क्या आपने सैंपल लिया, और एक होता है स्पेसिमेन, ठीक है ना। ये सैंपल क्या है और स्पेसिमेन क्या है, इनमें फर्क क्या है, कितने सैंपल लेने, कितने स्पेसिमेन लेने, ये क्या आइडिया होता है। तो देखो मैं आपको कुछ बता देता हूं कि आपकी साइट है, किसी साइट पर आपने कंक्रीटिंग करनी है, आप साइट इंजीनियर हैं, किसी साइट पर गए और आपको वहां पर कंक्रीटिंग करनी है, और कंक्रीटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पहले टेस्ट करना होगा कंक्रीट का, ये देखना होगा कि यार इसका जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं हम। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां से क्या लेना होगा, सैंपल लेना होगा। अब ये सैंपल कितना लेना है, कितने सैंपल लेने हैं, एक सैंपल लेना है, 2 सैंपल लेने, कितने लेने हैं, इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा इस टेबल से। ये टेबल कहां है, ये टेबल है IAS 456 2000 में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप ये आरसीसी का कोर्स पढ़ रहे हैं और मैं आपको ये आरसीसी पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो ये आरसीसी का कोर्स अधूरा है अगर आपने मेरा IAS 456 2000 का अगर आपने क्या है समरी नहीं देखी है कोड की। तो समरी का एक वीडियो बना हुआ है, एक क्या मतलब कि एक सीरीज बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा तो समझ जाना कि आरसीसी आपने पूरी नहीं पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी आरसीसी। मैं फिर बोल देता हूं, अगर आपने IAS 456 समरी का ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखे हैं तो समझ जाना आप कि आपकी आरसीसी अधूरी है, उसे आप जरूर देखना। वहां पर भी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो काफी चीजें ऐसी होंगी जो मैंने कोड में ऑलरेडी डिस्कस की है काफी डिटेल में, उनको भी यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो कितने आपको यहां पर सैंपल लेने हैं इसका आइडिया लगेगा इस टेबल से, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि आपके पास में ये रफली ये मान लीजिए कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, और इस कंक्रीट में आप क्या निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे, कितने निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में जो कंक्रीट थी कितनी, 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब कंक्रीट पड़ी हुई है आपके पास में साइड पे, जिसका आपको यूज में लेना है। तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितने सैंपल लेने हैं, आइए इस टेबल में 6 से 15 मीटर क्यूब के लिए आपको लेने होते हैं 2 सैंपल, कितने सैंपल, 2। तो आपने क्या किया, 2 सैंपल ले लिए भैया, कितने सैंपल ले लिए सर 2 सैंपल ले लिए मैंने। अच्छा, अब स्पेसिमेन कितने होंगे, अब ध्यान रखना हर सैंपल में से 3 स्पेसिमेन आपको लेने होते हैं, कितने लेने होते हैं, 3 स्पेसिमेन आपको लेने होते हैं, कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 तो लेने ही लेने हैं, 3 स्पेसिमेन लेने, यानी टोटल स्पेसिमेन कितने हो गए सर, टोटल स्पेसिमेन हो गए 6। क्यों, क्योंकि 2 सैंपल है ना, तो हर सैंपल में से कम आपको 3 तो लेने ही लेने। तो
टोटल 6 स्पेसिमेन हो गए, यानी कि आप क्या करोगे 6 क्यूब कास्ट करोगे अगर आपको क्यूब से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 5, सर एक कम है, लो छठा, लो भाई हो गया काम। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 क्यूब बनाओगे, फिर उन पर टेस्ट करोगे आप। तो ये टेबल क्या करती है, ये हमें ये बताती है कि नंबर ऑफ सैंपल कितने होने चाहिए किसी भी साइट पर अगर आपको टेस्ट करना है। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे जो कंक्रीट है, टोटल कंक्रीट 1 से 5 मीटर क्यूब की है, तब तो आपको सैंपल चाहिए 1। अगर आपकी वहां पर कंक्रीट है 6 से 15, तो आपको सैंपल चाहिए 2। अगर आपके वहां पर कंक्रीट 16 से लेकर 30 तक है मीटर क्यूब तक, तो आपको 3 सैंपल चाहिए। और अगर 31 से लेकर 50 है तो 4 सैंपल। लेकिन अगर आपकी 50 से वैल्यू ज्यादा जा रही है तो 50 मीटर क्यूब के लिए तो आपको कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। और इस 50 से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो हर 50 मीटर क्यूब के लिए आपको कितना लेना है, 1 से 1 लेना है। तो कैसे, मान लो 150 मीटर क्यूब कंक्रीट है सर 150 है, अब बताओ कितने लेने हैं। तो भैया अगर 150 है तो शुरू के 50 के लिए तो मैंने 4 ले लिए, अगले 50 के लिए मैंने 1 ले लिया, और अगले 50 के लिए मैंने 1 ले लिया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 सैंपल हो गए भैया। तो कितने सैंपल लेने हैं, 6 सैंपल। और टोटल कितने स्पेसिमेन, 36 18, यानी 18 में क्या लूंगा, स्पेसिमेन लूंगा। तो ये कंसेप्ट चलता है सैंपल का और स्पेसिमेन का। एग्जाम में सैंपल का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपकी इतनी कंक्रीट है तो कितने सैंपल चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, मतलब आपको मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं आरसीसी के लिए कि आगे जब हम WSM LSM पढ़ेंगे, डिजाइन पढ़ेंगे बीम की, स्लैब की, कॉलम की, तो वहां पर क्या है थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहना चाहिए। कंक्रीट से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए आपका एक बेस तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो अगर आपको चेक करनी है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो आपको अगर चेक करनी है, और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है ना उसको चेक करने के लिए आपके है ना आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी आपके पास में कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये समझ लिए एक टेस्ट होता है एनडीटी, एक अलग से टॉपिक होता है एनडीटी का, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर बन जाती है, बनने के बाद में फिर एनडीटी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें इस तरह से किया जाता है कि आपकी जो कंक्रीट की जो स्ट्रक्चर है उसको आपने कास्ट कर लिया है, तो कास्ट करने के बाद में उसमें कोई नुकसान ना हो, वो जो स्ट्रक्चर है उसमें नुकसान ना हो, जैसी है वैसी ही रहे, और हमको ये भी पता चल जाए, आइडिया लग जाए कि यार हमारी स्ट्रेंथ कितनी है बनने के बाद में। ठीक है ना, तो वो चीज अलग है, वो बाद में पढ़ूंगा। फिलहाल लेबोरेटरी जो टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में बात चल रही है। चलिए, तो पहला जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो ध्यान रखना, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज टेंशन इज नेग्लेक्टेड। अब यहां पर ये बहुत बड़ी बात है, यहां पर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है बच्चों को। क्या पैदा हो जाती है, क्या डाउट आता है, देखो अगर आपको मैंने बोला कि स्ट्रेंथ बताओ कंक्रीट की, तो आपको समझ जाना है कि मैंने स्ट्रेंथ बोला है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं सर, ये समझना पहले। अगर मैंने स्ट्रेंथ शब्द यूज में लिया तो समझ जाना सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। जब तक मैं बाय डिफॉल्ट कुछ और ना बोलूं तब तक आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही समझना है। टेंसाइल नहीं बोल देता हूं, फ्लेक्सर नहीं बोलते, तब तक आपको क्या समझना है, कंप्रेसिव की बात कर रहे हैं सर। और टेंशन स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये नेग्लेक्ट कर दी जाती है, ये होती नहीं है, ध्यान रखना। ये टेंशन की जो स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, टेंशन की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है, जीरो नहीं होती है, ये ध्यान रखना। कुछ ना कुछ तो होती है, 1%, 2%, 10%, कुछ ना कुछ तो होती है। कितनी होती है वो भी बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि जीरो है। जब भी डिजाइन की बात आएगी तो डिजाइनिंग में जीरो है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग वहां पर। ठीक है ना, 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, 15% होगा, 50% होगा, जीरो होगा। तो जब भी डिजाइन शब्द आएगा ना, DESIGN डिजाइन शब्द आएगा, तो आपकी जो टेंशन की स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी डिजाइनिंग में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात होगी तो इंडिया में क्या किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, क्यूब टेस्ट किया जा सकता है। और क्यूब टेस्ट के लिए जो डायमेंशन जो होती है क्यूब की, वो क्या होती है, 150 mm साइज का क्यूब होता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में सिलेंडर टेस्ट का यूज किया जाता है। सिलेंडर की जो साइज होती है 150 mm डायमीटर होता है, 300 mm क्या होती है इसकी लेंथ होती है, यानी कि हाइट कह सकते हो आप। तो ये होता है, ये अमेरिका में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आप जो मोल्ड यूज में ले रहे हो, ठीक है ना, या आप जो मोल्ड बनाने वाले हो, मोल्ड की साइज क्या होगी, कैसा होता है, क्यूब होता है, क्यूबिकल शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है क्यूब से और आपके सिलेंडर तक में। चलिए वो भी बात कर लेते हैं किस तरह से वेरी करती है। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन क्यूब स्ट्रेंथ एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ या सिलेंडर स्ट्रेंथ। आपकी जो सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है, वो सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो है 0.8 टाइम्स होगी किसके बराबर, जो आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अगर सिलेंडर बनाया, ठीक है, वो जो सिलेंडर बनेगा इसमें स्ट्रेंथ आई मान लीजिए 100,
न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आई, ठीक है ना। ये किसकी बता रहा हूं मैं, ये सिलेंडर की बता रहा हूं, या फिर ऐसे समझ सकते हो, और ज्यादा इजी कर देता हूं मैं आपके लिए। यहां पर क्या है, यहां पर क्या बना हुआ है, एक क्यूब बना हुआ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, है ना। तो अब इस सिलेंडर की कितनी होगी, तो सिलेंडर की कितनी होगी, जितनी है उसका 0.8 टाइम्स, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो है केस नंबर 1, जब आपको क्यूब की पता हो और आपको सिलेंडर की निकालनी हो। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने पहले दिया था, अगर आपको ये पता होती और ये निकालनी होती तो भी निकाल सकते थे। वो कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगी आपकी, मान लीजिए 80 है, आपको मैंने दे दिया कि भैया 80 वैल्यू है सिलेंडर की, क्यूब की क्या होगी, तो 1.25 मल्टीप्लाई जितनी है आपकी, करो सॉल्व, सॉल्व करने पर देखो 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है, वो तरीका आप क्या कर सकते हो, इस तरीके को यूज कर सकते हैं। यानी ध्यान रखना कि जो सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होगी, सिलेंडर की स्ट्रेंथ को अगर आप 1.25 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25% वैल्यू बढ़ा दोगे, तो क्यूब की आ जाएगी। तो अब यहां से एक चीज समझ में आती है, कंफ्यूज मत होना, एक चीज समझ में आती है, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो आप एक तो बनाना सिलेंडर, ठीक है, और एक तरफ बना लेना क्यूब, ठीक है ना। और इनमें से स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो बढ़ा देना, कहां, क्यूब के लिए। बोले क्यूब के लिए वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर सिलेंडर, इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो अगर आपको फैक्टर की वैल्यू आए, तो फैक्टर की वैल्यू ध्यान रखना, एग्जाम में क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ऊपर और 2 ही नीचे, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने चारों को अलग अलग तरीके से लिख दिया है, चारों लाइन एग्जाम में पूछी गई हैं। देखो स्टेटमेंट सुनना, नोट है ध्यान रखना, फॉर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ 20% लेस देन द क्यूबिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो क्यूब की स्ट्रेंथ है उससे 20% कम होगी आपके सिलेंडर की स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और द क्यूबिकल स्ट्रेंथ 25% मोर देन द सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है उससे 25% ज्यादा होगी क्यूब की स्ट्रेंथ। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमने पढ़ लिया है कि 20% कम है, तो हम सोचते हैं 20% ही ज्यादा होगी, लेकिन परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है ढंग से, लाभ हानि परसेंटेज ये पढ़ा है रीजनिंग में, तो आपको पता होगा कि ये 20 है तो ये क्या होगा, 25 होगा। ये सॉल्व भी कर सकते हो मैथमेटिकल आराम से, ठीक है। तो ये जो चारों हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं, ऐसा होता है, और ये उसका रीजन है। यहां पर अगर आप सोल्व करके देखोगे हो जाएगा। अच्छा, रीजन तो मैंने बताया नहीं ढंग से, रीजन की भी बात कर लेते हैं, होता क्यों है ऐसा। चलिए देखो ये क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। इसके पीछे की कहानी ये कि देखो होता क्या है कि ये तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर से यहां से लोडिंग आएगी और नीचे से लोडिंग आएगी सिलेंडर पर। ऐसे ही क्या होगा कि जो आपका ऊपर से क्यूब है, क्यूब के टॉप से भी लोडिंग आने वाली है और इसके बॉटम से भी लोडिंग आने वाली है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है लगभग 30 डिग्री के एंगल पर। कितना होता है, लगभग 30 डिग्री के एंगल पर होता है। और ये जो लोडिंग है ये कहां तक जाती है, लगभग 0.866 डी तक जाती है, और बॉटम से भी 0.866 डी तक जाती है। यानी कि जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोडिंग को जो है उसको बता रहा है कि किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर रेंज है, जहां पर क्या है, यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है लोड, ठीक है। लेकिन अगर आप क्यूब में जाकर देखोगे तो क्यूब की क्या हाइट कम है, क्यूब की हाइट कम होने से ये जो ये बनने वाले थे क्यूब, वो एक्चुअल में क्यूब कैसे बनते हैं, एक तो बनेगा यहां और ये वाला बनेगा ऊपर, तो ये क्या ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, स्ट्रेस की कंसंट्रेशन हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि एक तो होता है साइज की वजह से, साइज की वजह से क्या हो रहा है, एक तो साइज की वजह से वेरिएशन आ रहा है, साइज की वजह से स्ट्रेंथ में कम ज्यादा हो रहा है। और दूसरा ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट लगाए हैं आपने, एंड रिएक्शन आप इनको बोल सकते हो कि एंड रिएक्शन की वजह से भी स्ट्रेंथ में क्या है, फर्क पड़ता है। तो 2 फैक्टर समझ में आ गए, 2 चीजें समझ में आ गई कि यार जो स्ट्रेंथ है वो साइज पर भी डिपेंड करती है, और ये भी डिपेंड करती है कि एंड जो है आपका, एंड पे आपने किस तरह से आपने चीजें प्रोवाइड कर रखी है, कैसा कनेक्शन है। तो समझना, स्पेसिमेन अफेक्टेड बाय लेटरल स्ट्रेस थ्रू आउट इट्स हाइट, यानी कि इसकी थ्रू आउट हाइट क्या है, स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखना कि जो सेंट्रल रीजन होता है किसका, ये कौन है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो सेंट्रल रीजन है वो स्ट्रेस जो होता है उसमें, वो स्ट्रेस लेटरल स्ट्रेस के अनअफेक्टेड रहता है, जबकि यहाँ पे क्या है, इस पे क्या है कि बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है, ये अफेक्टेड है जबकि वो अनअफेक्टेड है। तो इस वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेंथ जो है ना ये अलग अलग आ रही है, 20-25% का जो फर्क पड़ रहा है ना, ये उसका रीजन है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ज्यादा नहीं समझना है, बस हल्का फुल्का ही समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो
किसी के भी घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डायरेक्टली आपके दिमाग में जाना चाहिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और जो चीज़ें ऐसी होगी ना कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए समझ में आने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आए तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जब बात हो रही है स्ट्रेंथ की तो ये भी बात कर लेते हैं कि यार साइज के साथ अगर ऐसा होता है तो जब हम बिल्डिंग की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे कंक्रीट के, तो वहां पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो चलिए वही बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स की, वो एक्चुअल में होती है एंड रेस्ट्रेंट फैक्टर मल्टीप्लाई साइज, साइज का जो फैक्टर लगेगा वो, और उसकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसके बराबर होता है। तो जो एंड रेस्ट्रेंट फैक्टर लगता है वो तो लगता है आपका 0.79, और आपका साइज फैक्टर लगता है 0.85, और आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ को एफसी के रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपकी जो फाइनल स्ट्रेंथ निकल के आती है, जो रियली एक्चुअल में जो आपके लगने वाली है फील्ड में, जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है जितनी भी कंक्रीट की, उन पे जो स्ट्रेंथ जो होती है वो एक्चुअल में इतनी होती है, एक्चुअल स्ट्रेंथ उनकी। अब स्ट्रेंथ क्या होती है ये भी समझ लेना। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप कितना लोड ले सकते हो, डायरेक्टली ये समझ लो, ठीक है ना। और स्ट्रेंथ को आप डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो स्ट्रेस के साथ में, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रेस के साथ में लिंक कर सकते हो। और स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली ये है कि आप कितना स्ट्रेंथ आप ले सकते हो, तो इतनी स्ट्रेंथ ले सकता है अपना स्ट्रक्चर रियल में। लेकिन हमने टेस्ट किया तब हमने ये देखा कि यार कंक्रीट का ब्लॉक जो है वो इतनी स्ट्रेंथ लेता है, स्ट्रेंथ तो उसकी एफसी की होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन रियल में क्या होती है, रियल में इतनी होती है 0.67 एफसी की होती है। अच्छा, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, अब ये डिजाइन शब्द आ गया यहाँ पर, तो डिजाइन की जब भी बात होगी तो डिजाइन में क्या करना होगा, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करना होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये देखना, मैं एलएसएम के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं कि एलएसएम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। एलएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है 1.5 का, तो अगर मैं 1.5 का डिवाइड कर देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.45 एफसी के। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की, जो आपकी रियल में आपके जो सामने दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर्स, उनकी बात है। समझ में आया? तो दो अलग अलग चीजें हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने एलएसएम का ही फैक्टर लिया है, यहां पर लेने का रीजन भी यही है। चाहता मैं डब्ल्यूएसएम ले लेते, लेकिन एलएसएम इसलिए लिया है ताकि आपको याद रहे कि हाँ यार बताया तो था सर ने 0.45 कुछ करके है, तो अगर कहीं गलती से याद रह जाए तो आप आंसर करके आ सकते हो सही, अगर कहीं पूछा गया एग्जाम में तो, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट और समझ लेना, कंक्रीट में क्या होता है, इनके अलावा एक फैक्टर और होता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो फैक्टर होता है आपका वॉइड्स। अगर आपके वॉइड्स जो हैं स्ट्रक्चर में, अगर 1% भी वॉइड अगर वहां है तो आपकी स्ट्रेंथ को 5% क्या है, कम कर देगा वो। मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर बनाई, कॉलम कास्ट किया या बीम कास्ट, कुछ भी आप कर रहे हैं, और उसमें आपने कंक्रीट क्या है वहां पे प्लेस की कास्ट की, अगर वहां पे आपने कॉम्पैक्शन सही से नहीं किया है, कॉम्पैक्शन जो है वो सही से नहीं हुआ है, तो वहां क्या होंगे, एयर वॉइड्स आ जाएंगे, वो वॉइड्स आ जाएंगे, और जो वॉइड्स हैं उन वॉइड के आने से क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर आपके मान लीजिए 5% अगर वॉइड्स हैं वहां पर, जो टोटल एरिया है उसका 5% अगर वॉइड्स हैं, तो मान लीजिए फिर आपके लगभग 25% स्ट्रेंथ तो यही कम हो गई। तो ये वॉइड्स का बहुत बड़ा गेम है, अगर आपके स्ट्रक्चर में अगर आपने सही तो कॉम्पैक्ट नहीं किया स्ट्रक्चर को, तो आपकी स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो सकती है, जितना आप सोच रहे हैं उतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जो भी चल रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो समझ में आना चाहिए और बता दिया करो, ठीक है ना, कमेंट करके बता दिया करो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि हर सैंपल में से जनरली हम क्या करते हैं, तीन, हमको कम से कम 3 तो स्पेसिमेन लेने ही होते हैं हर सैंपल में से। अब यहाँ पर ये एक चीज और डिपेंड करती है कि आपने जो भी लिया है ना सैंपल, उस सैंपल में से जो स्पेसिमेन लिए हैं उनकी जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है ना, वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में वेरिएशन जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उनकी एवरेज स्ट्रेंथ का। ये चीज क्या है इसके बारे में समझाइए सर। चलिए समझ लेते हैं सर। मान लीजिए क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, और ये है क्यूब नंबर 3, 3 क्यूब है मेरे पास, ठीक है। मान लीजिए इसकी स्ट्रेंथ आ रही है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कितनी आ रही है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वैल्यू एकदम इजी लूंगा जिससे आपको समझ में आए और मुझे भी परेशानी ना हो समझाने में, ठीक है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 115 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब तुम में से कोई ऐसा मत बोलने लग जाना, ऐसा मत सोचने लग जाना, बोले खुद जब समझाते हैं तब तो इजी इजी समझा देते हैं, और जब सवाल आते हैं एग्जाम में या बुक में तो वो बहुत खतरनाक वाले आते हैं, क्योंकि ये मैम ज़्यादातर देखने को मिलता है फेसबुक वगैरह पे, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में, ठीक है ना, जब कंप्लीट कर लेंगे एक बार फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए अब इनका अगर मैं फाइंड आउट करता हूं कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो एवरेज स्ट्रेंथ है, तो एवरेज वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी तो एवरेज क्या हो जाएगी, 85 प्लस 100 प्लस 115, ठीक है। अब आगे चलिए, डिवीजन बाई 3, तो अगर आपको इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 100 वैल्यू है 100 न्यूटन पर
mm² अपनी अब क्या है, एवरेज स्ट्रेंथ आ गई। अब क्या होता है, इनमें से एक भी ऐसी क्यूब की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए जिसकी वैल्यू इस 100 के प्लस माइनस 15% से कम या ज्यादा हो। आगे पीछे निकाल, इसका 15% निकाल लेते हैं। तो 15% अगर मैं निकालता हूं 100 का, उसमें जोड़ देता हूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 115, यानी कि 115 से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इधर 85 से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहता हूं। मतलब इनकी जो रेंज है वो रेंज 85 से तो ज्यादा हो और 115 से कम हो, ऐसा होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, मैंने इजी वैल्यू ले ली, इसलिए आपको थोड़ा सा इजी समझ में आ जाए इसलिए ले लिया। बाकी वैल्यूज क्या होती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, अलग अलग आती हैं। तो ये इसका कहने का मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज है, एवरेज स्ट्रेंथ है, उसका 15% से कम ज्यादा से अलग वैल्यू नहीं चाहिए इन तीनों में से किसी एक की भी अगर आती है तो आपको क्या करना होगा कि जो स्ट्रेंथ जो आ रही है उसमें वेरिएशन है, उसमें गड़बड़ है, वापस से आपको कॉन्क्रीट है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, वापस से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब देखो, अब क्या करना है हमको, अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी काम चलेगा टाइम के साथ में। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करने का। तो अभी ये क्या है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो 30-40 मिनट 50 मिनट ऐसे बना के रखेंगे जिससे काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी जो मेरे लेक्चर की एक एक सिंगल चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपसे मेरी दरखास्त यही है, रिक्वेस्ट यही है कि आपको पता क्या करना है, आपको एक काम कर देना है। मेरा काम ये करना है कि अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया है और हमारे काम का है, तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कर देना, या फिर आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं उनमें इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।